वेलकम टू माय चैनल द लीगल माइंड। आज के वीडियो में हम अरेस्ट ऑफ द पर्सन से स्टार्ट करेंगे। हमने बाकी के 4 चैप्टर्स पिछली दोनों वीडियोस में कवर कर लिए हैं। उसमें हर एक सेक्शन मैंने कवर किया और इम्पोर्टेंट भी है। और ये जो हम चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, अरेस्ट ऑफ पर्सन, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। और जो सेक्शन 35 है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है फॉर द पर्पस ऑफ मेंस, आरजे, फॉर द पर्पस ऑफ लाइक मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी, और इंटरव्यू में भी काफी सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को पूरा देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आपको जो मेरे वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए। तो आइए अब शुरू करते हैं। व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, कब पुलिस जो है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकती है एक व्यक्ति को विदाउट वारंट। इस सेक्शन को मेरे को यहाँ से इस बुक से पढ़ाने की उससे एक बार मैं आपको व्हाइट बोर्ड से इसको पूरा रफली समझा देती हूँ, जिससे आपको शॉर्ट में और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेक्शन 35, कब पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। पहले में कब कर सकती है, जब उस व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो। कॉग्निजेबल ऑफेंस मैंने आपको बताए थे अभी पिछले वाले, जब सेक्शन 2 में उसकी डेफिनेशन भी दी गई है। वो ऑफेंसेस जैसे कि रेप, मर्डर, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हो सकते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज आई गेस जी में दी गई है। और मैं आपको एक बार बता देती हूँ, इसकी डेफिनेशन 2 क्लॉज जी में दी गई है। मैंने बिल्कुल सही बोला। और ये FIR कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की सेक्शन 173 के अंडर होती है। ठीक है। अब सेकंड हमारा वो आता है कि तब अरेस्ट, सब पहले तो कॉग्निजेबल ऑफेंस किया उस व्यक्ति ने, तब अरेस्ट कर सकती है। सेकंड, तब अरेस्ट कर सकती है जब पुलिस वाले के पास क्या हो, रीजन टू बिलीव हो कि, या फिर उसको बिल्कुल एक ऐसी सूचना मिली हो और उसके पास एक रीजन टू बिलीव हो कि उस व्यक्ति ने वो काम किया है, और एक पूरा पुख्ता सबूत हो, और जो उसने ऑफेंस किया है उसकी जो सजा है वो 7 ईयर से ज्यादा लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ के बराबर हो, तब भी वो उसको अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकता है। और पुलिस वाला तब भी अरेस्ट कर सकता है कि जब वो सेटिस्फाइड हो कि ये जो व्यक्ति है, मान लीजिए ये जो व्यक्ति है, ये आगे भी सारे ऑफेंसेस को कमिट कर सकता है, ये जो इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डालेगा, ये व्यक्ति जो है ये एविडेंसेस के साथ टेम्पर करने की कोशिश करेगा, जब इसको कोर्ट तो बुलाएगी तभी आएगा भी नहीं। और 5वां रीजन, ये फैक्ट्स के साथ भी छेड़छाड़ करेगा। क्या क्या थे सेकंड क्लॉज में कि या तो ये कोर्ट जब बुलाएगी तब आएगा नहीं, आगे फर्दर ऑफेंस करेगा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करने में रुकावट डालेगा, एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ करेगा और फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ करेगा। इन सब कारणों की वजह से भी पुलिस वाला, जब उसके पास पूरा रीजन टू बिलीव हो, उन केसेस में इसमें अरेस्ट कर सकता है। और इन परिस्थितियों में पुलिस वाला उसको अरेस्ट विदाउट वारंट कर लेगा। लेकिन अब इसका एक्सेप्शन भी है इस सेक्शन में। इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इसका ये है कि जब पुलिस वाले के पास ये दोनों रीजंस हो और तब भी वो उस व्यक्ति को अरेस्ट ना करे, तो उसको राइटिंग में देना होगा कि उसने उस व्यक्ति को अरेस्ट क्यों नहीं किया। ये तो भी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा रही हूँ। मैं अभी जब बुक से आपको समझाऊंगी तब आपको एक एक लाइन और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब तीसरा रीजन क्या है, तीसरा रीजन भी यही है कि वो कॉग्निजेबल, उसने क्लॉज भी यही कहता है, जब उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो और उसकी 7 साल से सजा ऊपर हो,
फोर्थ रीजन कोई वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, भगौड़ा हो, जिसकी जो उसने कुछ काम ऐसा किया हो कि वो कोर्ट में आ नहीं रहा हो और उसके खिलाफ केस चल रहा हो। फिफ्थ रीजन इसमें ये कहता है कि उसने कोई चोरी की हुई संपत्ति, मैंने क्या बोला, चोरी की हुई संपत्ति उस पे से मिली हो, या फिर उसके पास शक हो कि उसने वो जो चीज है वो चुराई है और उसने वो काम किया है। ये क्या है यहाँ पे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, पोजेशन, फाउंड। अब मैं बोल रही हूँ, आप बोलते बोलते लिख लीजिए। और सिक्स्थ चीज कि उसने जब पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो तब उसने उस पुलिस वाले को टोक दिया हो या फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन में उसको दिक्कत दी हो, तब भी वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। सेवेंथ, वो भगौड़ा हो, क्या हो, डेजर्टर हो, कि वो भगौड़ा हो, किसी यूनियन किसी आर्मी फोर्स में से भागा हो। एट्थ रीजन इसका ये है कि उसने जो क्राइम किया है वो आउट ऑफ इंडिया किया हो, तो वो कहाँ किया हो, आउट ऑफ इंडिया किया हो, तो वो जहां भी आएगा इंडिया में, जिस भी उसके अंदर जुरिडिक्शन के अंदर वो फॉल होगा, उस पुलिस वाले के पास वो राइट होगा कि उसको अरेस्ट विदाउट वारंट करें। नाइन्थ रीजन की कोई वो रिलीज कन्विक्ट हो, कोई बेल पे छूटा हुआ व्यक्ति हो पर उसने दोबारा कोई अपराध कर दिया हो, तब भी वो विदाउट वारंट अरेस्ट होगा। टेंथ रीजन इस सेक्शन में ये दिया गया है, जो कि क्लॉज जे में दिया गया है, वो ये दिया गया कि किसी रिक्विजिशन पे हो, जैसे कि किसी दूसरे पुलिस, जैसे कि ये मान लीजिए ए पुलिस स्टेशन है, उसने बी पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट किया हो कि आप ये जो व्यक्ति है आप इसको अरेस्ट कर लीजिए, तब भी ये बी जो पुलिस वाले हैं ये विदाउट वारंट इस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। ये भी जो अरेस्ट होगा ये विदाउट वारंट होगा। अब मैं आपको आइए उसमें से समझाती थी एक बार बुक में से, जिससे आपको यार क्लियर हो जाए। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है। तो मैं वही बोल रही थी पीछे, अभी मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे यही समझाया कि जब उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, या फिर उसने क्लॉज भी हमारा ये कहता हो कि पुलिस वाले के पास एक रीजन टू बिलीव हो और जिसकी सजा हो 7 साल से ज्यादा विद और विदाउट फाइन हो। और इसका क्लॉज 1 ये कहता है कि किसी ने उसको इन्फॉर्मेशन दी हो कि उस पर्सन ने ऐसा काम किया हो, और द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट अरेस्ट नेसेसरी कब है, कि किसी और फर्दर किसी ऑफेंस के क्राइम को बचाने के लिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। यही सब इसमें यहाँ दिया गया है। और एविडेंस को टेम्पर कर देगा, फैक्ट्स के साथ छेड़खानी कर देगा, कोर्ट की प्रेजेंस में आएगा नहीं, और ये इसका एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन है, आप इसको देख लीजिए कि ये सब केसेस हुआ तब भी पुलिस वाला अगर अरेस्ट ना करे तो उसको राइटिंग में देना होगा कि उसने अरेस्ट क्यों नहीं किया। हम इसके क्लॉज सी पे पढ़ लेते हैं। ये दिख रहा, कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसकी सजा 7 साल से ज्यादा हो विद और विदाउट फाइन और डेथ सेंटेंस, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, भगौड़ा हो, और पोजेशन मिला हो, चोरी किया सामान मिला हो उसमें से, या फिर उसमें कुछ डाउट हो कि उसने वो काम किया है। क्लॉज एफ ये कहता है कि वो कोई पुलिस वाले को उसकी ड्यूटी करते टाइम रोक टोक दे और भाग जाए लॉफुल कस्टडी में से। डेजर्टेड मतलब भगौड़ा हो, भगौड़ा भगौड़ा हो किसी आर्म या फिर यूनियन फोर्सेस में से, और कमिटेड एक्ट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया उसने कोई काम किया हो, तब भी पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर सकते हैं इन केसेस में। रिलीज कन्विक्ट हो, या फिर उसने कोई भी ब्रीच रूल किया हो अंडर सेक्शन क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 394, या फिर रिक्विजिशन मतलब रिक्वेस्ट की हो।
रिक्वेस्ट की हो कि किसी दूसरे पुलिस स्टेशन ने किसी दूसरे, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे समझा था, ए पुलिस स्टेशन ने बी पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट की है कि आप इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लें, तो ये भी जो बी पुलिस स्टेशन है वो इस पर्सन को विदाउट एनी वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है मुझे आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्लॉज 2 पे। Subject to provisions of section 39, no person concerned in a non-cognizable offence or against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में विदाउट एनी मजिस्ट्रेट की ऑर्डर के जो पुलिस वाले हैं, चाहे उसके खिलाफ कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट हो जाए, बट बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के अदर अरेस्ट विदाउट वारंट जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में वो नहीं हो सकता है। और क्लॉज 3 कहता है इन केसेस जहां पे अरेस्ट ऑफ अ पर्सन रिक्वायर्ड नहीं है अंडर दिस सबसेक्शन कि उसके खिलाफ नोटिस इशू हो गया हो और रीजनेबल कंप्लेंट बनी हुई हो और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या फिर एक कोई रीजनेबल सस्पिशियस जो है वो उसने जो काम किया है वो करता हो और वो कोर्ट में आए और उसको ऐसा नोटिस दिया गया, बेसिकली उसको जब नोटिस दिया गया हो उसके पर्सन के खिलाफ जब ऐसा नोटिस जो है वो इश्यू हो जाता है, तब उस पर्सन की ड्यूटी होती है कि वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस इस नोटिस की वो फुलफिल करें। ऐसा जो पर्सन जो कंप्लाई करता है और कंटिन्यू करता है उस नोटिस की सारी डिमांड्स को पूरी करता है, तो वो जो व्यक्ति होगा वो अरेस्टेड नहीं किया जाएगा जब तक पुलिस वाला रीजन राइटिंग में ना लिख दे कि तब भी उसने क्यों अरेस्ट किया है उस व्यक्ति को। अब क्लॉज 6 पे हम आते हैं। तो क्लॉज 6 ये कहता है कि अगर वो फेल हो जाता है उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करने में, तब जो है वो ऑर्डर्स पास हो सकते हैं और तब जो है वो अरेस्ट व्यक्ति किया जा सकता है। अब कोई भी जब जिन उन लोगों की जो उम्र होती है वो 60 साल से अबव होती है, तो विदाउट दी प्रायर परमिशन और जो एसपी डीएसपी से नीचे वाली रैंक के व्यक्ति जो हैं वो 60 साल से उम्र के ऊपर के लोगों को अरेस्ट नहीं करेंगे जिनकी जो सजा है वो 3 साल से ज्यादा की है। तो सेक्शन 35 मैंने आपको बता दिया है। जो क्लॉज 2 है ये तो कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल के ऑफेंसेस के केसेस में विदाउट मजिस्ट्रेट और या फिर विदाउट वारंट आप अरेस्ट कर ही नहीं सकते हो। बाकी सब मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है मुझे आपको ये जो सेक्शन है ये अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 36 में। सेक्शन 36 में आते हैं प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। ये तो मैं आपको यहाँ साइड में समझा देती हूँ कि एवरी पुलिस ऑफिसर, जब भी कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो उसमें उसका नाम और वो किस ओहदे का है वो एकदम क्लियर विजिबल होना चाहिए। सेकेंड क्लॉज इसका क्लॉज भी ये कहता है कि जब वो पर्सन अरेस्ट हो तब एटलीस्ट एक विटनेस के सामने होना चाहिए जो कि रेस्पेक्टेबल मेंबर हो उसकी लोकेलिटी का। उस पर्सन द्वारा जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसकी भी उस मेमोरेंडम पे अरेस्ट होते टाइम उस पर सिग्नेचर होनी चाहिए। और जो पर्सन है जो कि अरेस्ट हुआ है वो अपने घर के किसी भी एक व्यक्ति, रिलेटिव या फ्रेंड को या किसी भी जो कि उसके जो भी उसको बोले उसको बता सकता है कि वो ऐसे ऐसे अरेस्ट हुआ है। डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, ये इतना कोई इम्पोर्टेंट सेक्शन है नहीं, ये बस इतना सा कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश करती है हर एक पुलिस कंट्रोल रूम हर एक डिस्ट्रिक्ट और एक उस पे स्टेट लेवल पे। और ये कहता है सेक्शन 37 क्लॉज बी का कि
कि है डेजिग्नेट पुलिस ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और एवरी पुलिस स्टेशन। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से नीचे वाली रैंक, मतलब असिस्टेंट नीचे, इससे नीचे वाली रैंक नहीं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो नेम और जो भी व्यक्ति अरेस्ट हो रहे हैं उनका नाम, अता पता, उसने कौन सा ऑफेंस किया है, वो सब वो जो रिकॉर्ड है उनका रिकॉर्ड रजिस्टर उस पर वो नोट करे और हर एक में, और वो डिजिटल मोड में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में वो सब डिस्प्ले होना चाहिए। सेक्शन 39 ये कहता है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग एन इंटेरोगेशन। जब भी इंटेरोगेशन चलती है तो वो अपनी पसंद के एडवोकेट से वो मिल सकता है और अपना केस आगे बढ़वा सकता है। अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस। क्या होता है जब एक जो व्यक्ति है वो अपना नाम और अपना रेसिडेंस बताने से मना कर दे। जब किसी व्यक्ति ने काम किया है और जो एक्यूज है वो उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ठीक है, और वो मना कर देता है अपना नाम और रेसिडेंस देने से, और पुलिस वाले के पास रीजन टू बिलीव होता है कि, और जो भी उसने जो नाम और रेसिडेंस दिया है या तो मना कर देता है या फिर जो उसने दिया है पुलिस वाले के पास रीजन टू बिलीव होता है कि उसने वो गलत दिया है, तो वो उस टाइम पे अरेस्ट किया जा सकता है उस पुलिस व्यक्ति द्वारा जब तक वो अपना जो नाम है वो ना बता दे। और जैसे ही वो अपना सच्चा नाम बता देता है उसको बेल बॉन्ड या फिर बॉन्ड पे रिलीज कर देते हैं, जिससे वो मजिस्ट्रेट के सामने आए। अगर उसको पेश होना होगा जब भी उसको मजिस्ट्रेट बुलाएगा, और अगर वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है तो वो श्योरिटी या फिर श्योरिटी जो कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो उसको रिलीज करा सकते हैं। अब क्लॉज 3 ये कहता है कि इफ द ट्रू नेम एंड रेसिडेंस ऑफ सच पर्सन इज नॉट सर्टेन विद इन 24 आवर्स। मतलब ये सेक्शन ये कहता है कि अगर 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति के असली ट्रू नेम और असली नाम और उसका असली रहने का जगह नहीं पता चलता है और वो बेल बॉन्ड या फिर बॉन्ड की जो ड्यूटीज है वो पूरी नहीं कर पाता और उसकी कोई सफिशिएंट श्योरिटी नहीं लेता है, तो उसको जल्द से जल्द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के जिसके पास उसका ज्यूरिसडिक्शन है वहां पे पेश किया जाएगा, और फिर जैसा मजिस्ट्रेट बोलेगा उसके साथ आगे वैसा किया जाएगा। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर। अब हम आते हैं सेक्शन 40, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। प्राइवेट पर्सन मतलब कि वो कोई एक इंडिविजुअल या फिर कोई पब्लिक फिगर नहीं है, वो किसी मिलिट्री या फिर किसी मिलिट्री सर्विसेज में है या फिर किसी उनमें है, किसी जुडिशियल सिविल सर्विसेज में, उनको हम प्राइवेट पर्सन बोलते हैं। अब क्या होता है जब किसी प्राइवेट पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, उसने कोई नॉन बेलेबल और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया होता है या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है, तो विदाउट एनी अननेसेसरी डिले उसकी 6 घंटे के भीतर उसकी गिरफ्तारी के उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है। अगर कोई मतलब किसी दूसरे, अगर पुलिस ऑफिसर एब्सेंट है और वो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और उसको किसी और व्यक्ति ने जिसके पास वो ड्यूटी है वो राइट है उसने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है, तो वो उस पर्सन को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कस्टडी में लेके चला जाएगा 6 घंटे के भीतर उसकी गिरफ्तारी की, ठीक है। और जो सेक्शन 35 क्लॉज 1 जो भी मैंने आपको इतना सबक बताया उसके प्रोविजंस के हिसाब से एक रीजन टू बिलीव होता है कि उस पर्सन ने ऐसा अपराध किया है तो भी उसको कस्टडी में ले लिया जाएगा। अब क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर उस व्यक्ति ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और जब पुलिस वाला उससे उसका नेम और रेसिडेंस मांगता है तब वो मना कर देता है या फिर वो पुलिस वाले के पास एक रीजन टू बिलीव होता है कि इसने गलत बताया है, तो उसको सेक्शन 39 की जो प्रोविजंस है उनके उस बेसिस पे डील किया जाएगा। बट अगर कोई भी सफिशिएंट रीजन टू बिलीव नहीं होता है तो उसको कि उसने अपराध किया है तो उसको रिलीज भी कर देंगे।
अब हम आते हैं सेक्शन 41 में। ये कहता है कि मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा पुलिस वाले ही अरेस्ट करे, मोस्टली पुलिस वाले ही अरेस्ट कर सकते हैं, बट मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो जुडिशियल हो। अगर अपराध उस मजिस्ट्रेट के सामने हुआ है तो उसके पास इतनी पावर है कि वो उस ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है। और अगर उसने बेलेबल ऑफेंस किया है तो उसको बेल मिल जाएगी, उसने नॉन बेलेबल किया है तो उसको बेल नहीं मिलेगी और वो उस ऑफेंडर को कस्टडी में ले सकता है। चाहे क्लॉज 2 भी ये कहता है, चाहे मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव हो चाहे जुडिशियल हो, मे एट द टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट उसके प्रेजेंस, अगर हाँ तो वो अरेस्ट को बोल सकता है कि आज इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लो अगर उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में या फिर उसकी प्रेजेंस के सामने कुछ अपराध हुआ है, अपराध किया है उस व्यक्ति ने ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट, हाँ, और वो उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के अगर सक्षम है और तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है। और अगर ऐसे हालात है कि वारंट इशू करना है तब वो मजिस्ट्रेट जो है वो वारंट भी इशू कर सकता है। ये जो सेक्शन 42 है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, पर हाँ ये इम्पोर्टेंट है। ये सेक्शन 41 आरजीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 43 ये भी इम्पोर्टेंट है कि कैसे अरेस्ट किया जा सकता है। इसमें चेंजेस किए गए हैं इस बार, तो इस बार इसमें चेंजेस भी किए हैं। सीआरपीसी में अलग थे थोड़े से और इसमें हाँ इसमें थोड़े इस बार अलग है कि कैसे अरेस्ट किया जा सकता है। जब क्लॉज 1 तो सिर्फ इतना सा कहता है, जब भी कोई पुलिस वाला है, जैसे मान लीजिए ये ए पुलिस वाला है, ये इस व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है तो इसको अरेस्ट करने के लिए इसकी बॉडी को टच करना पड़ेगा, टू कन्फाइन एक्चुअली टच इस बॉडी जब वो अरेस्ट कर रहा है। प्रोवाइडेड दैट अगर कोई औरत है, किसी विमेन को अरेस्ट करना है तो विमेन पुलिस ऑफिसर जो है वो ये सारे काम करेगी। मेन पुलिस ऑफिसर जब तक सिर्फ ओरली ही बात करेंगे और जब तक उसको फीमेल को जब तक टच नहीं करेंगे जब तक कुछ ऐसे हालात ही नहीं आ जाए या फिर वो भाग रही हो या फिर कुछ ऐसे काम कर रही हो जिससे जो आसपास के व्यक्ति हैं या फिर पुलिस वालों को खतरा हो। पर अरेस्ट सिर्फ विमेन ही करती है, विमेन को। सेकंड क्लॉज ये कहता है कि अगर वो व्यक्ति जो है वो खुद को अरेस्ट से भागने के लिए या फिर कुछ ऐसा फोर्सफुल वेपन अटेम्प्ट करता है जिससे वो भाग जाए और वो अरेस्ट में बाधा डाल दे, तो वो पुलिस वाले के कोई भी नेसेसरी जो वो है मीन्स का यूज करके उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। अब हम कहते हैं क्लॉज 3 पे आते हैं कि हैंड का हथकड़ियां हमारे देश में किसी व्यक्ति को हथकड़ी लग जाए छोटी सी चीज के लिए भी तो समाज में बहुत ज्यादा उसकी निंदा होती है। तो इसमें इस क्लॉज में चेंजेस किए गए हैं और बोला गया है कि हथकड़ियां उस व्यक्ति के अरेस्ट होते टाइम उस व्यक्ति के तभी लगाई जाएगी जब या तो वो हैबिचुअल या फिर वो रिपीट ऑफेंडर हो, कस्टडी से भागा हो या फिर उसने कोई ऐसा क्राइम ये सारे काम किए हो, टेररिस्ट अटैक, ड्रग रिलेटेड क्राइम और इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स और एम्यूनेशन, मर्डर, रेप, ये सारे जब उसने क्राइम किया हो, हीनियस क्राइम्स किए गए हो, तब उसकी हथकड़ियां उसको लगाई जाएंगी। क्लॉज 4 इसको ये कहता है, नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस विद डेथ और इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ। इस सेक्शन में ये कहता है कि उस पर्सन की, इस सेक्शन में ये कहा गया है कि एक डेथ ऑफ द पर्सन तब तक नहीं, लाइक कोई रेप का है, किसी ने कोई छोटा मोटा काम किया है, चोरी कर दी और पुलिस वालों ने उसको ऐसे इस तरह से पकड़ा कि उस पर्सन की सीरियस मेडिकल कंडीशन हो गई और वो जब तक मर गया, ये गलत है। जब तक उस तरह से उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा एक्यूज को, जब तक उसकी जो सजा हो, डेथ हो या फिर इम्प्रिजमेंट या फिर लाइफ हो। अगर उस व्यक्ति ने कोई बहुत ही ये सारे काम किए हो, वो उसने कुछ उन घटना घटी हो उस हालातों में कि पुलिस वालों ने गोली वोली चलाई हो उसको रोकने के लिए
और उसकी मृत्यु हो जाए तो अब क्लॉज 2 इसका ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, मतलब जहाँ पे भी वो रहता है क्लॉज 1 में, वो जगह उसकी कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है इस व्यक्ति का, और वो जो पर्सन जो उसको अरेस्ट करना है वो अंडर वारंट उसको अरेस्ट कर रहा है, और उसके चांसेस हैं कि अगर उस व्यक्ति को पता चल जाए कि ये व्यक्ति इसको पकड़ने आ रहा है तो ये भाग जाएगा, तो वो जो पुलिस वाला है वो उस घर में, उस जगह में, उसका घर का गेट वेट विंडो तोड़ के उस घर में घुस सकता है और उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। अब क्लॉज 4 ये कहता है कि इस सेक्शन में किसी भी पुलिस वाले को ये राइट नहीं दिया गया है कि वो उस तरह से अरेस्ट करे जिससे उस व्यक्ति की, जो पर्सन को अरेस्ट कर रहा है, उसकी डेथ हो जाए, जब तक वो अक्यूज जो है उसकी जो उस ऑफेंस से ना हो कि वो ऑफेंस जो कि पनिशेबल डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो। हाँ, इन सम इससे कोई भी विमेन, कोई भी औरत जिसने कोई अपराध किया है, वो आफ्टर द सूरज ढलने के बाद, सूरज उगने से पहले वो अरेस्ट नहीं की जाएगी। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं तो पहले मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की परमिशन ली जाएगी जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में वो काम हुआ है, फिर ही उस विमेन का अरेस्ट किया जाएगा। क्योंकि विमेन का आज का अगर आफ्टर सनसेट, ये भी नई चीज है, तो ये आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज जब अरेस्ट होता है तो जुडिशियल, तो कस्टडी में रेप होने के बहुत चांसेस रहते हैं विमेन उनके ऑफेंडर्स के, इसकी वजह से इसमें ये चेंजेस किए गए हैं। अब हम आते हैं सर्च ऑफ अ प्लेस एंटर्ड सेक्शन 44 में। मुझे उम्मीद है आपको इतना कुछ समझ में आ ही रहा होगा जितना मेरा पढ़ाया, और नहीं आ रहा हो तो आप सेक्शन, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो हम आइए अब आगे बढ़ते हैं। सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। अगर इसे कहता है सेक्शन का क्लॉज 1 कि अगर किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट ने बोला है, ठीक है, इस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट ने बोला है कि आप इस व्यक्ति को अरेस्ट करके लाओ, और ये अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो ये जो पर्सन है उस पर्सन को पकड़ने के लिए जहाँ पे वो रह रहा है वहां पे वो घुस सकता है, और वो रीजनेबल ऐसी उसको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई जाएंगी कि जिससे, या फिर वो जो भी पुलिस वाला है वो घुस सकता है और रीजनेबल फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड कराई जाएंगी जिससे वो इस व्यक्ति को जो है वो अरेस्ट कर ले। क्लॉज 2 ये कहता है, तो वो जो व्यक्ति है वो किसी भी, हाँ, और वो उस व्यक्ति को तोड़फोड़ करके उस घर के गेट तोड़ के और वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है जहाँ जो कि उसने काम किया है, और वो बता सकता है, वो जो अथॉरिटी हो, कि आफ्टर द नोटिफिकेशन कि इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा काम किया है और इसलिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है। अगर इसमें एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन ये है कि अगर वो जो जगह है वो किसी फीमेल ने ऑक्यूपाइड की गई है तो पहले उस फीमेल को उसको बताया जाएगा, उसको सूचित किया जाएगा कि किसी फीमेल के द्वारा कि ऐसे ऐसे बात है और हम इस घर का गेट वेट तोड़ने वाले हैं, तो आप इस जगह को खाली कर दें, फिर पुलिस वाले इसके अंदर घुसेंगे। एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज टू मेक एन अरेस्ट में ब्रेक डाउन द आउटर और इनर विंडो ऑफ द हाउस, घर का विंडो तोड़ सकते हैं या फिर तो जो डोर भी तोड़ सकते हैं, हैविंग, और वो लॉफुली एंटर कर सकते हैं और उस पर्सन को वहां पकड़ के उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं, अभी तो कुछ छोटे छोटे से सेक्शंस हैं, जैसे कि परसुएट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिडिक्शन, कोई दूसरे उसमें छुपा है पुलिस ऑफेंडर किसी दूसरे जुरिडिक्शन में, तो वहां भी पुलिस ऑफिसर जो है वो विदाउट वारंट जो है उस पर्सन को किसी भी प्लेस पे अरेस्ट कर सकते हैं। नो नेसेसरी रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट मतलब रोक,
टोक, रोक टोक, कोई भी अननेसेसरी रोक टोक उस पर नहीं होगी। ये कहता है द पर्सन शेल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेंट देन नेसेसरी। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जो है वो उसका जब अरेस्ट हुआ है और वो भागने की कोशिश करता है तो कोई भी पुलिस वाला अगर उसको अरेस्ट करने के लिए कुछ मेजर्स अपनाता है तो पुलिस वाले के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी कि भाई तुम ऐसा मत करो, नहीं तुम वो व्यक्ति जो है वो पुलिस ऑफिसर जो है वो आराम से अरेस्ट कर सकता है। अब हम आते हैं सेक्शन 47 पे। पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। ये तो छोटे छोटे से सेक्शंस हैं। जो भी व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसके पास राइट है कि वो अपनी बेल के लिए, जो अगर उसने कोई ऑफेंस किया है वो नॉन बेलेबल है, सॉरी बेलेबल ऑफेंस है, तो वो अपनी बेल के लिए भी अप्लाई कर सकता है। और अगर वो नॉन बेलेबल है तो वो उसको वो जो है बेल नहीं मिलेगी। और जो भी व्यक्ति, जो भी पुलिस ऑफिसर ने उसे विदाउट वारंट अरेस्ट किया है वो बताएगा कि उसने किस किस ग्राउंड्स पे, किस किस सबूत पे इस व्यक्ति को अरेस्ट किया है। सेकंड क्लॉज ये कहता है वेयर अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट, विदाउट वारंट अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है और वो जो अदर देन वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के अलावा किसी और ऑफेंस से वो एक्यूज हो, तो वो इन्फॉर्म कर सकता है उस पर्सन को कि वो जो है उसको बेल पे छोड़ दे और वो अरेंज कर देगा श्योरिटीज इसके उपरांत में। ऑब्लिगेशन ऑफ सेक्शन 48। सेक्शन 48 ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट एक्सेट्रा। ये सब तो छोटे छोटे से सेक्शन हैं। जैसे ये सेक्शन बस ये कहता है कि एवरी पुलिस ऑफिसर जो जिसने भी संहिता के हिसाब से उस पर्सन को अरेस्ट किया है तो अरेस्टेड पर्सन के पास राइट है कि वो अपने फ्रेंड, रिलेटिव या फिर उस पर्सन को जाके बता सकता है कि वो ऐसे अरेस्ट हुआ है और उसको इन्फॉर्मेशन जो है उस अरेस्टेड पर्सन की वो पुलिस वाला देगा कि ऐसे ऐसे इस व्यक्ति को हमने इस बेसिस पर अरेस्ट किया है। पुलिस वाला जो है अरेस्टेड पर्सन को राइट्स देगा कि वो जैसे ही ये सारे राइट्स सब देगा जैसे उसको पुलिस स्टेशन में ले आएंगे कि वो अपनी जानकार को बता दे। जो एंट्री है उस पर्सन की, जो स्टेट गवर्नमेंट ने उनको जो डायरी, जिस तरह से वो जो रूल्स है वो उनके हिसाब से उस पर्सन का नाम वगैरह सब उसकी एंट्री करेंगे। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट बिफोर, जिसके खिलाफ वो जो अरेस्टेड पर्सन है वो पेश हुआ है, कि वो सारे रिक्वायरमेंट जो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में है वो कंप्लाइंट हो जाए उस रेस्पेक्टेड पर्सन की। ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो पूछे कि पुलिस वालों से कि तुमने ये जो सेक्शन क्लॉज 2 और क्लॉज 3 के जो सारे रिक्वायरमेंट्स है पूरे किए हैं भी या नहीं। सेक्शन 49 पे सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन की, अरेस्टेड पर्सन की अब सर्च कैसे की जाए। जब भी एक पर्सन को पुलिस वाले ने वारंट के अंदर अरेस्ट किया है जो कि बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और या फिर वारंट जो कि प्रोवाइड करता है उसको बेल देने की, बट वो जो पर्सन अरेस्टेड है वो बेल वो पूरी नहीं कर पाता है। क्या कहता है कि जब उस पर्सन ने उसको वारंट के अंदर अरेस्ट किया है और जो बेल है और वो जो वारंट है उस वारंट के अंदर ही लिखा हुआ है कि उस पर्सन को बेल नहीं मिलेगी, और ये कहते हैं अंडर अ वारंट, और वारंट जिसके अंदर उसको बेल मिल सकती है बट वो जो पर्सन अरेस्ट किया है वो बेल को पूरा नहीं कर सकता है। सेकंड, पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट, पर्सन विदाउट वारंट अरेस्ट हुआ है या फिर किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा अरेस्ट हुआ है अंडर अ वारंट, वो लीगली उसको कानूनी तौर पर बेल नहीं मिलेगी और वो बेल को पूरा नहीं कर पाएगा। हाँ, अब इसमें ये कहता है, इस पूरे से सेंटेंस में ये कहा जाता है कि जब भी किसी अरेस्ट, किसी पुलिस ऑफिसर या फिर किसी प्राइवेट पर्सन द्वारा अरेस्ट होता है तो वो उसको एक सेफ जगह पर रखेगा और जितने भी उससे आर्टिकल्स मिले हैं उनको, जो भी उसको आर्टिकल मिले हैं उनको सीज कर लेगा उस अरेस्टेड पर्सन से और उसकी रिसिप्ट दिखाएगा कि ये आर्टिकल उससे उसको मिले हैं। ठीक है।
क्लॉज 2 ये कहता है जब भी किसी फीमेल पुलिस ऑफिसर की सर्च होती है तो उसको एक फीमेल पुलिस ऑफिसर द्वारा ही सर्च किया जाएगा विद फुल डेसेंसी। पावर टू सीज ऑफेंसिव ऑफेंस सेक्शन 50 कहता है कि जब भी कोई जैसी गन, चाकू वगैरह जो भी वो सब मिलता है किसी अपराधी से, तो उनको सबको सीज कर लिया जाएगा और डिलीवर कर दिया जाएगा वेपन्स को द कोर्ट और द ऑफिसर जिसने वो अरेस्ट किया है अंडर द संहिता, जो कि किसी का वो जो कि मिले हैं किसी उससे किसी अपराधी से, वो जो भी वेपन है, चाकू, गन, जो भी है। अब हम आते हैं सेक्शन 51 पे। एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन हमने बहुत सुना है, मेडिकल एग्जामिनेशन में ये आया, आजकल हम सुनते ही रहते हैं। तो अब ये सेक्शन बताता है 51 कि एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे हो सकता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। अब ये कहता है कि जो भी जब एक पर्सन अरेस्ट हुआ है और उसने कुछ ऐसा काम किया है और रीजनेबल ग्राउंड है कि उस व्यक्ति का एक मेडिकल एग्जामिनेशन से एविडेंस मिल पाएंगे जो उसने अपराध किया है, तो उन केसेस में और या तो एविडेंस को ढूंढने के लिए या फिर उसकी चोट वोट लग गई है जब उसको पकड़ा गया है, तब उसका जो तब उसको मेडिकल अब जो है एग्जामिनेशन जो उस व्यक्ति का जरूरी है कि वो फैक्ट्स, एविडेंस या फिर उसकी चोट वोट जो भी उसकी लग गई है उसके लिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन या फिर उसकी बैंडेज की जाए। जब भी अगर कोई फीमेल है, फीमेल की चोट वोट लग गई है, तो जो फीमेल सुपरविजन है मेडिकल प्रैक्टिशनर वो जो है ये सब करेगी, उसका एग्जामिनेशन करेगी। और ये सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा जो कि उस थाने के पास में है, जो भी उस जगह पे है या फिर किसी थाने के पास में है जो भी आसपास में लोकेटेड है। हाँ, इसमें दिया भी गया है द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विदाउट एनी डिले फॉरवर्ड करेगा, जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है गवर्नमेंट वो डिले करेगा जो भी रिपोर्ट आएंगी विदाउट एनी डिले टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब हम आते हैं सेक्शन 52 में। अब रेप के कोई जो अक्यूज है उन व्यक्तियों का मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है। अब इसमें कहा गया है जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ गया है और उस पर ऑफेंस होता है कि उसने रेप किया है या फिर उसने कमिट टू रेप किया है और रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन से एविडेंसेस मिल जाएंगे उसके, तो उसके ऑफेंस के, तो उसको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा वो किया जाएगा। और जो एम्प्लॉयड जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो कि एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया जाएगा। और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर तो उसको किसी लोकल अथॉरिटी द्वारा वो किया जाएगा मेडिकल द्वारा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। और अगर उसकी चोट वोट लग गई है गुड फेथ में भी हम उसको जो उसका वो है एग्जामिनेशन वो होगा। अब इसमें दिया गया है द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि एग्जामिनेशन कर रहा है विदाउट एनी डिले, तो उसको रिपोर्ट बनानी जहाँ पे उसका नेम एंड एड्रेस एक्यूज्ड का जो कि लाया गया, एज कितनी है, उसकी चोट कहाँ पे है, डीएनए का, कोई भी अदर मेडिकल पर्टिकुलर, ठीक है, ये सब उसको रिपोर्ट बनानी होगी। इन सब चीजों की रिपोर्ट जो की है वो प्रिसाइजली और रीजन स्टेटेड और लास्ट में कंक्लूजन निकलना चाहिए। एग्जैक्ट टाइम जो भी है जितने भी टेस्ट है उनका सबका नोटेड होना चाहिए। और वो जो है ये जो रिपोर्ट है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देगा और ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ये मजिस्ट्रेट को रेफर करेगा अंडर सेक्शन 193। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 53 में एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। अब इसमें ये कहा गया है कि एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, जब भी कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है और उसको मेडिकल ऑफिसर और एग्जामिन्ड होता है बाय मेडिकल ऑफिसर जो कि ऑथराइज है बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, इन केस अगर मेडिकल ऑफिसर एब्सेंट है
तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा उस व्यक्ति का वो किया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, जब अरेस्ट हुई है। इसका एक्सेप्शन है ये कि प्रोवाइडेड दैट अगर जो इफ द मेडिकल ऑफिसर ऑफ और द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज ऑन द ओपिनियन कि एक से ज्यादा एग्जामिनेशन, दैट वन और मोर एग्जामिनेशन उस पर्सन के जरूरी है, तो वो भी कर सकता है। अब ये एक लॉ है, रूल दिया गया है कि अगर जो फीमेल, अगर वो जो अरेस्टेड पर्सन है वो फीमेल है, तो the examination of the body shall be made by on फीमेल मेडिकल ऑफिसर की सुपरविजन में वो होगी। अगर जो फीमेल मेडिकल ऑफिसर वो एब्सेंट है उस टाइम पे, तो फीमेल रजिस्टर्ड फीमेल प्रैक्टिशनर द्वारा वो जो उसकी एग्जामिनेशन है वो ऑब्जर्व सुपरवाइज होगी। क्लॉज 2 ये है कि जो मेडिकल ऑफिसर और जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उस पर्सन, अरेस्टेड पर्सन की एग्जामिन करने के बाद रिकॉर्ड करेगा कि कहाँ कहाँ पे उसकी इंजरी है, कहाँ कहाँ पे उसके मार्क्स हैं, उन सब पे अप्रोक्सीमेट टाइम वगैरह सब कंडीशंस को नोट वगैरह वो करेगा। और जैसे ही वो नोट बना लेगा, वो जो मेडिकल ऑफिसर और जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो उसकी एक कॉपी जो है वो एक तो इन्वेस्टिगेशनिंग ऑफिसर को देगा और उसकी एक उसकी कॉपी जो है वो मेडिकल ऑफिसर वो अपने पास रखेगा और एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दे देगा उसकी जो अरेस्टेड पर्सन की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, सेक्शन 54। व्हेन अ पर्सन जो कि व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड कि उसने कोई काम किया है और उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा, और पर्सन जो कि नेसेसरी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगता है कि इन पर्सन्स के द्वारा जो है उसकी पहचान कराई जा सकती है, तो जो कोर्ट जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिसर इंचार्ज वो अलाउ कर सकता है कि वो ये जो व्यक्ति हैं ये जो व्यक्ति हैं इनके द्वारा ये जो है उसकी आइडेंटिफाई उस अरेस्टेड पर्सन को कर सकते हैं एज जैसा कोर्ट को लगता है। इसका एक्सेप्शन क्या है? अब प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज, हाँ, अगर जो पर्सन जिसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है वो मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है, तो ऐसा जो प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का वो मजिस्ट्रेट की सुपरविजन ऑफ मजिस्ट्रेट की उसमें प्रेजेंस में वो किया जाएगा और प्रॉपर स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे वो जो दोनों व्यक्ति हैं जो कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जिसका आइडेंटिफिकेशन हो रहा है वो दोनों ही कंफर्टेबल हैं और ये जो आइडेंटिफिकेशन का काम है ये स्मूथली हो जाए। अब हम आते हैं सेक्शन 55 पे, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, कि पुलिस ऑफिसर ने अपने नीचे किसी भी रैंक का पुलिस ऑफिसर जो है वो डिप्यूट कर दिया, सबऑर्डिनेट कर दिया कि वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। अब ये सब बहुत छोटे छोटे सेक्शंस हैं, ये सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं अब आपको पढ़ाई देती हूँ। बस इस सेक्शन में इतना सही कहा जाता है कि पुलिस ऑफिसर के जो नीचे वाला कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो डिप्यूट कर सकता है कि वो जो, और पावर दे सकता है कि वो भी उस व्यक्ति को अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकता है। ये सब तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आरजीएस के लिए। सेक्शन 57 ये है, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन, जो भी व्यक्ति विदाउट वारंट अरेस्ट हुआ है किसी भी बिना डिले के उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाएगा जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है जल्द से जल्दी। अब हम आते हैं सेक्शन 58 पे, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन, जो भी व्यक्ति अरेस्ट हुआ है ये किया गया है उसको 24 आवर्स के अंडर ही अंडर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना होगा जिसके पास वो ज्यूरिसडिक्शन है, और इसको 24 घंटे के भीतर लेके जाना जाएगा। अगर वो मजिस्ट्रेट उस टाइम जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है वो नहीं है तो उसको किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाएगा चाहे उसके पास ज्यूरिसडिक्शन हो या ना हो उस केस का।
पुलिस टू मेक रिपोर्ट एप्रीहेंशन, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं कि बस ये यही कहता है कि अब ये कहता है कि जो जितने भी जो पुलिस ऑफिसर है, ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, वो एक रिपोर्ट देगा मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, या फिर जैसे वो अगर वो बोलता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को लेके जाओ, वो बताएगा कि कितने कितने लोग विदाउट वारंट अरेस्ट हुए हैं और कितने उनकी लिमिट में अरेस्ट हुए हैं और कितनों को बेल मिली है और कितनों को बेल नहीं मिली है। अब हम सेक्शन 60 पे आते हैं। डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, इसका मतलब कोई भी पर्सन, ये सेक्शन ये कहता है नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज बॉन्ड, बेल बॉन्ड और अंडर दी स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट। कोई भी व्यक्ति को जब तक नहीं छोड़ा जाएगा या बेल बॉन्ड या फिर मजिस्ट्रेट के बिना स्पेशल ऑर्डर के जिसको अरेस्ट किया गया है। पावर सेक्शन 61, पावर ऑन एस्केप और टू परस्यू और टू रीस्केप, अगर कोई व्यक्ति जिसको लॉफुल कस्टडी में से वो भाग जाता है तो उसको द्वारा उसी कहीं भी हो देश के कोने में उसको अरेस्ट किया जाएगा। और प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 शैल अप्लाई अंडर सब सेक्शन 1। जो सेक्शन 44 है जो कि सर्च, जहाँ पे भी सेक्शन 44 की सारे इसमें प्रोविजन अप्लाई होंगे सब सेक्शन 1 के। और although the person making an such arrest is not acting under warrant is not police, अगर जो व्यक्ति जो कि उसको अरेस्ट करता है वो वारंट के उसमें काम नहीं कर रहा है और वो कोई पुलिस ऑफिसर भी नहीं है, तब भी उसके पास अथॉरिटी होगी कि वो उस पर्सन का अरेस्ट कर सके। अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अंडर द संहिता, ये जो सेक्शन बस इतना सा कहता है कि इस संहिता के हिसाब से, इस संहिता में जो रूल्स और जो कानून दिए गए हैं, लॉज दिए गए हैं, उसी के हिसाब से जो है अरेस्ट बनाया जाएगा। कोई भी इसके बाहर अरेस्ट किसी भी और से अरेस्ट नहीं किया जाएगा। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको इतना समझ में आया है, ये सारी सेक्शंस आपको क्लियर हैं, तो आप जो मेरा चैनल है द लीगल माइंड को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे से अगर आपको कोई डाउट है इन सब सेक्शंस में, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन में। So guys, like, share and subscribe. Thank you for watching.